बेबसी कब तक छुपाएं? लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, कामकाज करने की अनुमति भी दी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन 3 खत्म हो चुका है। लेकिन जिन लोगों को इस बीच अब तक खाना नसीब नहीं हुआ, उनकी हालत तो सिर्फ वही जानते हैं। इससे पहले भी प्रवासी और गरीब मजदूर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन प्रशासन ने जैसे तैसे उन्हें मना करके शांत किया। ऐसा नहीं है सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब तक 1000 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी हैं और 14 लाख से ज़्यादा प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन ये नाकाफ़ी है। अगर ये काफ़ी होता तो लोग हजारों मील पैदल चलने को मजबूर ना होते। अगर ये काफ़ी होता तो लोग सड़कों पर आकर पुलिस से ना भिड़ते। उन्हें पता है कि वो कोरोना से तो बच रहे हैं, लेकिन भूख से धीरे धीरे मर ही जाएंगे। लेकिन मरने से पहले कुछ कोशिश तो की जाए। शायद यही वजह है ऐसे लोग बार बार सड़कों पर आ रहे हैं और अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सरकार के प्रयासों को अलग कर दें और राजनीतिक लोगों की बात अगर की जाए तो चाहे पक्ष की बात हो या विपक्ष की, जमकर राजनीति की जा रही है। खासतौर पर सत्ता पक्ष बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच लगातार बयानबाजी की जा रही है और समय समय पर ड्रामेबाजी भी। कोई हाथ जोड़कर तो कोई फुटपाथ पर जाकर मजदूरों के साथ बैठ रहा है, और लेकिन इस बीच मजदूरों का धैर्य जवाब दे रहा है और शायद वो हंगामा करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। पुलिस के डंडे खाने का शौक नहीं है गरीब मजदूर को, लेकिन अपनी बेबसी छुपा करके वो कहां जाए और कब तक सरकार के फरमान का इंतजार करे, कब तक सरकार की मदद का इंतजार करे। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के 52 दिन में देश भर में हुए हादसों में 134 से ज्यादा मजदूरों की मौत भी हो चुकी है और अब मजदूर पुलिस के डंडे खाने को मजबूर है। लगातार देश में जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब लॉकडाउन 4 की भी तैयारी की जा रही है। कई राज्यों में लॉकडाउन 4 बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो मजदूर वहां पर रह रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। जिस राज्य के विकास में अहम योगदान इन मजदूरों का है, वो अब इनको बेसहारा छोड़ रहे हैं। हालांकि सरकार के जो मुखिया हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप भी हमारे परिवार के हैं, लेकिन इनको खाने की मदद तक नहीं पहुंचाई जा रही। रिंकू शर्मा हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर वहां पर हैं या जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनकी किस तरीके से देखरेख वहां पर की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा में हरियाणा और मथुरा बॉर्डर पे आज दिल्ली से जो मजदूर आ रहे हैं उन्हें हरियाणा बॉर्डर छोड़ा जा रहा है। वहाँ यूपी मथुरा बॉर्डर की पुलिस उनकी व्यवस्था कर रही है, उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था कर रही है, उनके लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है और उनको वहाँ रोका जा रहा है कि कोई भी मजदूर पैदल नहीं चले। और जो ट्रकों से जो मजदूर आ रहे हैं उनको वहाँ रोका जा रहा है, जिनके लिए प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था में लगा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश किया गया है कि कोई भी मजदूर पैदल न चले, जो ये जनपद के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी उसी को आज मथुरा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जो मथुरा बॉर्डर का और हरियाणा बॉर्डर का निरीक्षण किया, वहीं मजदूरों को रोका गया है और वहाँ बसों का इंतजाम किया जा रहा है और उन मजदूरों को वहाँ से बसों से उनके प्रांतों तक भेजा जाएगा। जी, और इसके अलावा क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं? किस तरीके से उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा? कब तक उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगी हुई है। जो भी मजदूर आ रहा है उनको वहाँ चेक कराया जा रहा है। चेक कराने के बाद उन मजदूरों को वहाँ मंडी समिति में उनको ठहराया जा रहा है। वहीं उनको शाम तक प्रशासन बोल रहा है कि शाम तक कुछ न कुछ बसों का इंतजाम किया जाएगा और उनको वहाँ से इनके प्रांतों के लिए भेजा जाएगा। और इसके अलावा मजदूरों की स्थिति क्या कुछ है? मजदूरों का क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बता दूं, मजदूरों का केवल यही कहना है कि जिस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है उसको देखते हुए मजदूर काफी परेशान है और वहाँ से अपने जहाँ ये नौकरी कर रहे थे वहाँ से ये पलायन कर चुके हैं। वहाँ जो कंपनी बंद है वहाँ से इनको आश्वासन मिल चुका है कि अब फिलहाल यहाँ से आप जा सकते हो। तो उसकी वजह से मजदूर पैदल भी चल रहा है और कुछ ट्रकों से भी चल रहा है। तो वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मजदूरों का केवल यही कहना है कि हमें कैसे ही हमारे राज्यों तक हमारे घरों तक पहुँचाया जाए। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया रिंकू शर्मा। तो जिस तरीके से मजदूर परेशान हो रहे हैं, उसकी बेबसी सिर्फ मजदूर ही जानते हैं और लगातार परेशान हो रहे हैं। तो लगातार मजदूर परेशान हो रहे हैं, मजदूरों की दुर्गति हो रही है और अब जिस तरीके से मजदूर पैदल जा रहे हैं उनको भी सरकार ने एंट्री देने से मना कर दिया है और जिला अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि अगर जो भी पैदल या किसी भी ऐसे वाहन से सफ़र कर रहे हैं जो असुरक्षित हैं,
उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। हम मजबूर हैं, कहाँ जाएं, इस तरीके की फरियाद लोग लगा रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी जो भी किया जा रहा है वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, हिलाल नकवी हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ गए हैं। हिलाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी नकवी जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरी जो अब घटनाक्रम चल रहा है, मजदूर जो परेशान हो रहे हैं, लॉकडाउन 3 लगभग खत्म हो चुका है, अब लॉकडाउन 4 का भी ऐलान करने की तैयारी में है सरकार। देखिए बहुत ही अफसोसनाक हालात मजदूरों के, और ये निश्चित से दिखाता है कि कहीं कहीं मजदूरों की समस्या थी, जो मजदूरों की जो जिस तरह से मजदूरों की समस्याओं को दूर करना था, सरकार उसको पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। इसी वजह से आज लाखों की तादाद में मजदूर जो है वो सड़कों पे हैं और पैदल पैदल जो है वो इतनी लंबी दूरियां तय करते हैं। जी सरकार ने अगर उनकी पूर्ण व्यवस्था की होती या उनके जो है उनकी समस्या को समझा होता तो निश्चित रूप से आज इस मजदूरों के हालात ना होते। अभी भी जल्द से जल्द सरकारें जो हैं वो व्यवस्था करें इन मजदूरों की, और इन लोगों को जो अपना गंतव्य स्थान है वहां के पर ले जाने का बंदोबस्त करें जल्द से जल्द, और इनके खाने पीने का भी व्यवस्था की जाए। जी हिलाल जी, क्या कुछ लगता है, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, क्या इसी वजह से इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं? देखिए, राज्य सरकारों के पास इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है, जी और केंद्र सरकार ने जो है वो इस कोविड के लिए किसी तरह का मजदूरों के लिए कोई भी पैसा रिलीज नहीं किया और ना ही कोई कार्य किया इस प्रकार का। तो बेचारे मजदूर जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक ऐसी गेंद की तरह बन गए हैं कि केंद्र सरकार उसको लुढ़का देती है राज्य सरकार की तरफ, और राज्य सरकार जो है वो उसको केंद्र सरकार की तरफ वापस कर देती है। निश्चित रूप से इतना बड़ा जो पलायन है ये राज्य सरकारों के बस की बात नहीं है। केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए था और केंद्र सरकार को ही ये काम करना चाहिए था। जी, केंद्र सरकार लगातार बसें चलाने के लिए आगाह कर रही है राज्य सरकारों को, और रेल चलाने की जिला स्तर पर भी उन्होंने रेल चलाने के लिए हामी भर दी है कि जिला स्तर पर भी रेल चलाने के लिए रेलवे तैयार है। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ये मतलब पैसा देंगे, कांग्रेस पार्टी जो है वो कब तक पैसा देती रहेगी, कितना पैसा देगी? वो एक सियासी दल है, पैसा जमा कर रही है, ज्यादा कोशिश कर रही है कि ज्यादा मजदूरों को जो है वो टिकट लेकर के दिया जा सके। तो जब एक राजनीतिक दल इस तरह की व्यवस्था कर सकता है तो क्या सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से को नहीं समझ रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है? निश्चित रूप से इस वक्त ये जिम्मेदारी है सरकार की कि वो जितने भी ये मजदूर हैं उनको निःशुल्क अपने अपने स्थानों तक पहुंचाए। या तो फिर जब लॉकडाउन किया था उससे पहले घोषणा की जानी चाहिए थी, 8 दिन 10 दिन का समय देते और उसके पश्चात ये लॉकडाउन करते। जब आपने 4 घंटे के समय देकर के लॉकडाउन किया है तो निश्चित रूप से आज की तारीख में 50 दिन हो गए हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, इनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो कैसे अपने अपने घर जाएंगे, कहाँ से पैसा जी जी हिलाल जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से मजदूर परेशान हो रहे हैं, वो पैदल अपने घरों की तरफ जाने को मजबूर हैं, अगर पैदल चलते हैं तो पुलिस की मार भी उन्हें खानी पड़ रही है। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। मुठभेड़ में 2 एएसआई शहीद हुए हैं, संयुक्त टीम के 3 जवान भी घायल हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस की, और इस मुठभेड़ में ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि 2 एएसआई शहीद हुए हैं, संयुक्त टीम के 3 जवान भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है और भारी मात्रा में यहाँ पर हथियार जो है वो बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कोरोना के संकट में एक तरफ जहां पुलिस के जो जवान हैं वो कोरोना से भी भिड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो नक्सली हैं वो भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के चलते ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में हुई। यहाँ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, इसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन मुठभेड़ में 2 एएसआई भी शहीद हुए हैं और संयुक्त टीम के 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। मनोज शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है?
जी जानकारी यही भी प्राप्त हुई है कि सुबह ये लोग रूटीन सर्चिंग पे निकले थे, पुलिस पार्टी के जवान, और जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के 2 एसआई शहीद हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको गढ़चिरौली हॉस्पिटल लाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक वो गढ़चिरौली के हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं। तो वर्तमान में जो है भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं, और पुलिस से सूत्रों से जानकारी मिली है कि कई नक्सली के भी मारे जाने की सूचना मिली है। लगभग कितने नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये हमला किया है? जी अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कोई विशेष जानकारी, उन लोगों जंगल का मामला था, ये सुबह सुबह की घटना हुई है और अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। फिलहाल इनका कहना है पुलिस के सूत्रों द्वारा कि काफी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं। और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्या अब वहां पर जो मुठभेड़ थी वो खत्म है या फिर अभी भी जारी है? जी अभी मुठभेड़ जारी है, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी वहाँ मुठभेड़ जारी है और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और क्या कुछ तैयारियां वहां पर नक्सलियों को घेरने के लिए की गई हैं अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी पुलिस पार्टी को ये बात का आभास नहीं था कि वहाँ पे नक्सली इस तरह से हमला कर देंगे। वो लोग सर्चिंग के लिए निकले ही थे कि अटैक उधर से पहले फायरिंग होना चालू हुआ है। बाद में फिर इधर से भी फायरिंग उनकी जवाबी कार्रवाई में इधर से भी हुआ, जिसमें अपने 2 एसआई पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और 3 सिपाही घायल होने की सूचना मिली है। मनोज, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुठभेड़ हुई है छत्तीसगढ़ में और कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन ये दुखद खबर 2 एएसआई भी वहां पर शहीद हुए हैं और 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। चलिए फिर से बात करते हैं बेबसी की मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की, जो अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं और वहाँ भी उनको ये चिंता सता रही है रास्ते में जाते जाते भी कि वो अपने घर पहुँच भी गए तो वहाँ पर रोटी कैसे खाएंगे, क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर वो कामकाज करते थे, वहाँ पर राज्य सरकारें जो हैं उनकी सुध लेने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही हैं। हालांकि सभी राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि वो अपने प्रवासी मजदूरों की सहायता कर रही हैं, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, राशन पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये लोग सड़कों पर आकर के पुलिस से ना भिड़ते और ये ना कहते कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है, वो मजबूर हैं। अब कब तक अपनी बेबसी को छुपाएं? अब घर जाना ही होगा, लेकिन घर जाकर भी उन्हें कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे रोटी मिलेगी, इसका उन्हें अभी तक भी कोई पता नहीं है कि कैसे उनका आगे का गुजारा होगा। और वहीं अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन 4 की भी अब तैयारी की जा रही है। दिलीप श्रीवास्तव नेता हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। दिलीप जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर, जिस तरीके से मजदूर अपने घरों को जा रहे हैं, कुछ साइकिल पर तो कुछ पैदल, और अगर अब जिस तरीके से हादसे हुए हैं, मजदूर मारे गए हैं, उसके बाद से कुछ सरकारें सख्त नज़र आ रही हैं और सभी को उनके घरों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रवासी मजदूर परेशान हैं, अब पुलिस के डंडे भी खाने पड़ रहे हैं। देखिए, जो इस समय का संक्रमण काल है, वैश्विक महामारी का, हम लोगों का संघर्ष अदृश्य शत्रु के साथ है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवासी श्रमिक, जिन सरकारों को ध्यान देना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की सीमाओं में भेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार द्वारा वो सारी व्यवस्थाएं सीमाओं से बसों के द्वारा और सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि कुछ हादसे हुए हैं, उन हादसों पे कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। उन हादसों के संदर्भ में कोई राजनीतिक बात भी करना उचित नहीं होगा। वो संवेदनाएं हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ योगी सरकार कार्य कर रही है। जहाँ पे भी सीधे सीधे सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, पूरी बसों की व्यवस्थाएं की गई हैं, बसों से उनको लाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें सब सर्वाधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो, प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सके।
जी, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात सभी राज्यों की है। सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, मजदूर बाहर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपका जो आपने अपनी बात रखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और मजदूर लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार इस तरह की गुहार लगा रहे हैं कि उनके गृह राज्य में भेजा जाए। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। धन्यवाद। विपिन जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार परेशान हो रहे हैं, घरों पर जाने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं और अब जहां पर वो कामकाज करते थे वहां से वो अपना छोड़ करके सब कुछ पैदल ही चल रहे हैं। लेकिन पैदल अगर निकल रहे हैं तो पुलिस के डंडे भी उन्हें खाने पड़ रहे हैं। देखिए, 100 बातों की एक बात है। पहली बात तो ये है कि ये प्रवासी मजदूर जितने भी हैं जी, ये सुनिश्चित करना चाहिए था। यहाँ पर बहुत बड़ी जो है एक विफलता रही है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की कि आपस के तालमेल की वजह से आपस की जो एक इस समय महामारी के दौर में आपस में इनको एकजुट होना चाहिए था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, उसके अभाव के कारण ये मजदूर जो है मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। आप जितने श्रमिकों की एक तरफ चाहे कोई भी सरकार हो, देखिए यहाँ राजनीति का मामला नहीं है और हम लोग क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम लोग खुल के चर्चा करने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर एक बात निश्चित है कि विफलता रही है और यही कारण है कि श्रमिक जितने हैं और जितने आपके प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन करने में उनको जाना पड़ रहा है इस समय, और वो सड़कों पर है पैदल। देखिए उसमें कितनी भारी तादाद में गर्भवती महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, और यहाँ पर हमने वो दिल दहलाने वाला तस्वीर देखे, वो चित्र देखे जब जो बैग है वो ट्रॉली का काम कर रहा था। पंजाब के रास्ते महोबा उत्तर प्रदेश में जो जा रहा था ये परिवार, और वहां पर बैग जो है ट्रॉली का काम कर रहा था, बच्चों को बैग पे रखा हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि क्या इस समय मजदूर किस हालात से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सुनिश्चित, देखिए एक तरफ सरकार की प्रयास है, सरकार आर्थिक घोषणाएं कर रही है कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आए, कोई आर्थिक मदद दी जा रही है, वो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। लेकिन यहाँ पर पहली बात, अगर आप इकाइयां खोलने की बात करते हैं, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, एमएनसीज को बोल रहे हैं कि आप खोलें दोबारा कार्य, आप अपने ऑपरेशंस दोबारा शुरू करिए, तो वो कैसे होगा जब मजदूर ही नहीं रहेंगे। तो अब मजदूर, क्योंकि मजदूर तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये बोल के चल रहे हैं कि हम वापस दोबारा नहीं आएंगे। तो ये सरकार, देखिए ये मुद्दा ये है कि यहाँ पर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आपस में तालमेल बनाना चाहिए था। जी विपिन जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही सरकारों में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से ये प्रवासी मजदूर परेशान हो रहे हैं।